अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। आज 17 दिसंबर था और आफाक जानता था कि आज मलीहा की एग्जीबिशन है। वो कुछ दिन पहले ही पास ले आया था। उसका इरादा था कि मलीहा को सरप्राइज देगा। ऑफिस से फारिग होकर सीधे आर्ट्स काउंसिल जाने के बजाय आफाक डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस आ गया। आर्ट्स काउंसिल में ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगी है, चलोगे? वो अपने रिपोर्टर दोस्त साजिद की डेस्क पर आकर बोला। चलोगे? वो अचंभे से बोलकर हंसा। मैं तो लेट हो गया हूँ यार। मेरा असिस्टेंट रिपोर्टर इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में बैठा मुझे दुआएं दे रहा होगा। शाम के अखबार में नुमाइश की कवर रिपोर्ट छापनी है। मैंने उसे कहा था डायरेक्ट वहीं पहुंच जाए, मैं भी सीधा वहीं आऊँगा। लेकिन एडिटर साहब ने बुलवा लिया। वो मेरी जान छोड़े तो मैं जाऊं। कितनी देर लगेगी? बस ये रिपोर्ट फाइनल कर दूं, फिर चलते हैं, उसने कहा और रिपोर्ट में गुम हो गया। आफाक की कुर्सी पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा था। साजिद ने जल्दी ही अपना काम खत्म कर लिया था। वह रिपोर्ट एडिटर के टेबल पर रखकर वापस आया तो आफाक उसे देखकर उठता हुआ बोला, वैसे वजदान भी अगर होता तो मज़ा आ जाता। हाँ यार, हमारी तिगड़ी पूरी हो जाती। साजिद भी बोला, चल फिर उसे भी उठा लेते हैं। पर उठाना कहाँ से है, ये भी तो पता हो। आफाक के जवाब में वो बोला, लाइब्रेरी से। आफाक हैरान हुआ, लाइब्रेरी से? तुझे रास्ते में बताता हूँ, उसने कहा और आफाक को साथ लेकर चल पड़ा। ये लाइब्रेरी का क्या चक्कर है? ड्राइविंग करते हुए आफाक ने साजिद से पूछा। चक्कर लाइब्रेरी का नहीं, लड़की का है। वजदान और लड़की का चक्कर? इम्पॉसिबल। आफाक हैरान हुआ। वो तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता और लड़कियां हमें भाव नहीं देती। पर देख लो, तुम्हारी शादी भी हो गई और मेरी मंगनी भी। भाई, ये जो दुनिया है ना, इत्तेफाकात का मजमुआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है और वजदान को मोहब्बत हो सकती है। तू मुझे आज बता रहा है? उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है, वो भी इत्तफाकन। उसने बिदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला, ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म भी दिखा दो। यार, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और वजदान लाइब्रेरी में गए थे। वहाँ वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है मुझे तो ऐसी खास नहीं लगी कि वजदान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देखकर ही मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठकर चली गई। हम लोग भी अपने काम से फारिग होकर उठ गए और बात आई गई हो गई। बल्कि उसके बाद से जो उसे लापता रहने की बीमारी हो गई है, तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये उस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों मैं वहाँ गया तो उसे वहाँ देखा। फिर खुद ही मेरे पूछने पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ। फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस इसी बात पर मुझे शक हुआ। उससे पूछा तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला, हम्म। आफाक गहरी सोच में डूब गया था। उसकी निगाहों में बार बार उस शाम का मंजर घूम रहा था जहाँ में तख्त पर बैठी मलिहा खोए से अंदाज में अपने सामने बैठे वजदान को देख रही थी, जिसके अंदाज में भरपूर वारफ्तगी थी। आफाक की पेशानी पर लकीरें सी उभर आईं। मजदान लाइब्रेरी की पथरीली सीढ़ियों पर बैठा किताब के वर्क उलट रहा था जब आफाक और साजिद उसके सर पर आ पहुंचे। अगर इल्म के समंदर में यूं ही गौते पे गौता लगाते रहे तो किसी दिन डूब जाओगे। आफाक ने हाथ मार के किताब बंद कर दी। उठ, हम तुझे लेने आए हैं। मगर मैं नहीं जा सकता, उसने फौरन इनकार कर दिया। क्यों? जवाब में वजदान गुरेज के कुछ पलों के बाद बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साजिद बोला, जिसके इंतजार में तो 3 महीने से धूल फांक रहा है वो आज भी नहीं आएगी। मैंने कभी भी उसके आने की शर्त अपने इंतजार के साथ नहीं रखी। तो तुम मानते हो कि तुम उस लड़की के इंतजार में यहाँ आए हो? साजिद अचानक ही संजीदा हो गया था। ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा, वो आहिस्ता से बोला। वजदान, मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। आफाक चिढ़ सा गया। जिस लड़की की तुमने सिर्फ शक्ल ही देखी है उसके लिए तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हो? क्या ये दीवानगी नहीं है? है तो। वो मुस्कुराया। और दीवाने को सिर्फ अपनी दीवानगी से मतलब होता है।
एक दिन के नागे से तेरी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ना वो आखिर तेरी गैर हाजिरी नोट करने वाली है। अब उठ जा, साजिद ने कहा। फिर उसके नहीं नहीं करने के बावजूद वो दोनों उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आए। वो आया तो बेदिली से था, मगर नुमाइश में मलिहा को देखकर वो उस इत्तेफाक पर हैरान रह गया। आफाक न जाने किधर था और उसके साथ खड़ा साजिद किसी से इंटरव्यू ले रहा था। मजदान अपने आप ही उसकी तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में साजिद का कैमरा था। बिना सोचे ही गैर इरादी तौर पर उसने मलिहा की कई तस्वीरें खींच लीं। अपने चेहरे पर फ्लैश की रोशनी महसूस करके मलिहा उस तरफ मुतवज्जे हुई तो मजदान को देखकर वो भी हैरान रह गई। वो दोनों हर तरफ से बेगाना आपस में बातें कर रहे थे। तभी आफाक उस तरफ चला आया। रंग तो उसने मलिहा के चेहरे पर भी देखे थे, मगर वजदान की आंखों की चमक ने उसे वाकई उलझा दिया था। मलिहा पलट चुकी थी। आफाक चलता हुआ वजदान के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला, वो मेरी बहन है। वजदान ने उसकी तरफ देखा जो जाती हुई मलिहा को देख रहा था। और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, वो अपने मखसूस वाज़े अंदाज में बेधड़क बोला था। आफाक उसे देखता रहा, फिर उसके इशारे से हाथ हटाकर बोला, बाहर चलकर बात करते हैं। मैंने पहली बार मलिहा को लाइब्रेरी में देखा था। वो घास पर आफाक के मुकाबिल दोनों हाथ पीछे टिकाए दूर आसमान की वसत में खोया कह रहा था। मैं वहां साजिद का इंतजार कर रहा था कि मलिहा को आते देखा। पहली गैर इरादी नज़र के बाद मैंने उन पर से निगाह हटा ली थी, पर नज़र हटाने के बाद मेरा दिल चाहा एक बार और उनकी तरफ देखूं। अपनी ये ख्वाहिश मुझे भी अजीब लगी थी। मैं उन पर से तवज्जो हटाने के लिए किताब पढ़ने लगा और थोड़ी देर में ही साजिद भी आ गया था। मगर मैं मलिहा से अपनी तवज्जो हटा नहीं पाया। वो ऐसी जगह बैठी थी कि हर बार सफ़ा उलटते वक्त मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहर जाती। इतने फासले और ऊंचाई पर होने के बावजूद मुझे उनका हर नक्श बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनकी पलकों का उठकर गिरना महसूस कर रहा था। उनकी गर्दन की हर हरकत के साथ उनके गले में पड़ी बारीक चेन पर पड़ते बल बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे। उनके बाल बार बार उनके चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें अपने चेहरे से हटाने के लिए हाथ से समेटकर पीछे करती, तो ऐसे में उनकी कलाई में पड़ी चंद चूड़ियां खनक जाती। मैं उस खनक को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हैं। वो रुका और फिर मुस्कुराकर गोया हुआ। फिर ऐसा लगा कि वो डिस्टर्ब हो रही हैं। वो एकदम से किताब पर से निगाह हटाकर इर्द गिर्द देखती और फिर दोबारा सर झुकाकर किताब पढ़ने लगती। मगर कुछ देर बाद वो फिर से अपने आसपास देखने लगती। शायद उन्होंने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराया, फिर मुस्कुराहट रोक कर बोला। कुछ देर बाद वो उठी और चली गईं। ऐसा लगा कोई ख्वाब खत्म हो गया हो, मगर ख्वाब का असर बाकी था। अगले दिन मुझे लाइब्रेरी में कोई काम नहीं था, मगर फिर भी लाइब्रेरी आ गया। मुझे खुद भी अपनी इस हरकत की वजह समझ नहीं आई, लेकिन मलीहा को देखकर कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर वो चली गई तो मैं भी उठ गया। मगर उस रोज़ उनके जाने से ख्वाब टूटा नहीं था, मुस्तकिल हो गया था। तीसरे दिन फिर मैं वहीं बालकनी में आकर बैठ गया, मगर वो नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अगर वो ना आई तो? वो 2 दिन से आ रही थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि आज भी आती। इस ख्याल के बावजूद मैं वहाँ से नहीं हिला। दोपहर ढलने के बाद वो आ ही गईं, मगर मेरी नज़रों ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। ज़रा देर बाद ही वो उठकर जाने लगी। इंतज़ार के इन चंद घंटों ने मुझे समझा दिया था कि अब मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। मैं भी उनके पीछे बाहर आ गया और सीढ़ियों पर उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने पलटकर मुझे देखा और मैंने उनकी आंखों में। बोलते बोलते ही एकदम वजदान की होंठों पर मुस्कुराहट आई। नहीं देखना चाहिए था। अगर कुछ बचा भी था तो उन आंखों में डूब गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे शादी करेंगी? इतना कहकर वो जोर से हंस पड़ा और हंसी के बीच कहने लगा। बहुत गुस्सा आ गया था उन्हें। इतना गुस्सा कि मुझे डांट भी नहीं सकी। पर मैंने उनसे कह दिया कि अपने सवाल के जवाब के लिए मैं क़यामत तक उनका इंतज़ार करूंगा। तीसरे दिन वो आई, तो मगर मेरे इंतज़ार के लिए नहीं, किताब वापस करने। लेकिन इतना भी गनीमत था कि वो मुझसे बात करने पर राज़ी हो गई। मुझे नहीं पता मोहब्बत का इज़हार कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दूँ। मुझे वाक़ई मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आया। उस दिन के बाद मलिया फिर वहाँ नहीं आई। वो अब गर्दन गिराए घास को देखते हुए बोल रहा था। 2 महीने हर रोज़ सुबह से शाम तक मैं उन सीढ़ियों पर बैठा दुआ करता कि जवाब देने ना सही, मगर वो अपना चेहरा दिखाने ही आ जाएँ। वो तो नहीं आई, मगर मैं उनकी झलक देखने उनके पास पहुँच जाऊँगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। उस शाम तुम्हारे घर में मलिहा को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आया था। पता है, उनका इंतज़ार करते-करते अक्सर मैं खुद से उलझ पड़ता। मैं उनकी खातिर मिटता जा रहा हूँ और उन्हें एहसास ही नहीं। मगर उस रोज़ महसूस हुआ वो इतनी भी बेनियाज़ नहीं। बोलते-बोलते उसे नज़र उठाकर आफ़ाक को देखा। लेकिन ये एहसास मेरे लिए काफ़ी नहीं है आफ़ाक। मैं ज़िंदगी का हर पल उनके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे वो हक चाहिए कि उन्हें अपना कह सकूँ। वो चुप हुआ और यूं ही हाथ आगे करके झाड़ने लगा। आफ़ाक ने उसे देखा और पूछा, मलीहा ने कभी इस बारे में तुमसे बात की है?
एक बार उनकी आंखों में अपना अक्स तो देखा था, लेकिन उनकी ज़बान से अब तक वो अल्फाज नहीं निकले जो मैं सुनना चाहता हूँ। वो रुका, फिर संजीदगी से बताने लगा। कल उन्होंने मुझे लाइब्रेरी बुलाया है। तुम मलिहा के साथ सीरियस हो ना? वजदान ने नज़र उठाकर आफाक को देखा। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? बात एतबार की नहीं है वजदान। आफाक उस पर से नज़र हटाता आहिस्ता से बोला। मलिहा बहुत सादा सी लड़की है। मसलहतों और समझौतों को नहीं जानती। जानती है तो सिर्फ इतना कि प्यार करना है तो करना है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। कहीं कोई एहसास बचा कर नहीं रखती। पागल है। इतना भी नहीं समझती कि गहरी मोहब्बत के जख्म भी गहरे होते हैं, मगर एहसास भी है। खराश लग जाए तो तड़प उठती है। कहीं जख्म लग गया तो झेलना मुश्किल है। ख्याल रखना वजदान, उसे कभी चोट न लगे। आई प्रॉमिस। खुद पर झेल लूंगा लेकिन मलिहा को तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। उसने पूरे दिल से वादा किया। आफाक यकीन करने वाली मुस्कुराहट के साथ उठा। उसे भी अपने साथ उठने को कहा। चलो अंदर चलते हैं, मैं भी मलिहा से भी नहीं मिला। तुम जाओ, मैं तो अब घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मलिहा की मौजूदगी में मैं खुद को रोक नहीं पाता, और तुम्हारे होते ये सब मुनासिब नहीं लगता। उसके संजीदगी से बोलने पर आफाक ने मसनूई खफगी से वजदान को घूरा। अभी जो इतना बकवास कर रहे थे, तब ख्याल नहीं आया कि कुछ सेंसर कर ले, और अब अंदर जाते हुए शर्म आ रही है। और वजदान ने फौरन ही उसकी गलत फहमी दूर कर दी। मैं मलिया के ख्याल से कह रहा हूँ। इस सिचुएशन में कोई भी बहन भाई की मौजूदगी से सटपटा जाएगी। अल्लाह हाफिज। वो जाने लगा तो आफाक ने कहा, भाई साजिद का कैमरा तो दे दे, उसे कहाँ ले जा रहा है? अरे यार, भूल गया। अपने सर पर हाथ मारकर गले से कैमरा निकाल के उसने आफाक को पकड़ाया और हाथ हिलाता हुआ चला गया। वो एक खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ लाउंज था, जिसमें रात के खाने के बाद सब लोग बैठे चाय के साथ गपशप कर रहे थे। डबल सोफे पर मुस्तफ़ा अजीम अपने बड़े बेटे मुजम्मिल के साथ बैठे थे। 6 फासले पर सिंगल सोफे पर आयशा बेगम बैठी थीं। सामने मुजम्मिल मुस्तफ़ा की बीवी अनीका थी, और वजदान उनकी बातों से अलग थलग कारपेट पर अपने 1 साल के भतीजे को गोद में लिए उसके साथ बज़ाहिर खेल रहा था। मगर अंदर ही अंदर वो अल्फाज ढूंढ रहा था, बात कैसे शुरू करे। फिर उसने अचानक ही धमाका कर दिया। किसी को खास तौर पर मुखातिब किए बगैर उसने अचानक कहा था, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। वहाँ बैठे हर शख्स को यह सुनकर यकीनन खुशी ही हुई थी, मगर उसका जुमला इस कदर गैर मुतवक्के था कि कोई रद्द अमल समझ ही नहीं आया। मुस्तफ़ा अजीम हैरत से संभल कर बोले, हमारे लिए तो ये खुशी की खबर है, मगर तुमने जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसके बाद यकीनन लड़की और उसके घर वालों के लिए ये साल की सबसे बुरी खबर होगी। अबू, आई एम सीरियस। इनकी मजाक पर वह संजीदगी से बोला, इवन आई एम सीरियस सन। उन्होंने एकदम संजीदा होकर कहा, मैंने कभी भी अपनी बेटों से लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की थी, और तुमसे बियॉन्ड माई थॉट्स और तुमसे इवन बियॉन्ड माई थॉट्स। खुद भी वजदान से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं थी, मगर अब उसे लेक्चर मत दें। मुझे उसकी लापरवाही की वजह समझ आ गई है। आयशा मुस्तफ़ा ने अपने शोहर को बेटे की क्लास लेते देखकर टोका। फिर मानी खैजी से बोली, गलती वजदान की नहीं है मुस्तफ़ा साहब, बल्कि मेरी और आपकी है। बेटा जवान हो गया है और उसे खुद बोलना पड़ रहा है कि शादी करना चाहता है, जबकि ये बात हमारे सोचने की थी। बिल्कुल अम्मी, ये बात समझ में भी आती है। वजदान बेशक जिम्मेदार लड़का है, पर कोई हो तो जिसके लिए वो जिम्मेदारी उठाई जाए। क्यों मुजम्मिल, आपका क्या ख्याल है? अनीका ने शौकी से बोलते हुए अपने शोहर से राय मांगी। शरीफ आदमी कभी बीवी से इख्तलाफ नहीं कर सकता, और यहाँ तो इख्तलाफ की गुंजाइश भी नहीं। तो फिर तय हो गया। अगले हफ्ते मैं ही हम सब जाकर अनीका के माँ बाप से शैला का हाथ मांग लेंगे। एक मिनट अम्मी, चुप बैठा वजदान शैला के नाम पर एकदम बोला, मैं शैला से शादी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा अनीका को यह बात नागवार गुजरी थी। उसके तासुरात देखकर वजदान ने कहा, सॉरी भाभी, शैला वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जब अच्छी है तो इनकार की वजह? मुस्तफ़ा अजीम ने किसी कदर नागवारी से पूछा। मैं मलिहा फारूकी से शादी करना चाहता हूँ। एक सेकंड की ताखीर के बगैर वजदान ने जवाब दिया। हर कोई चुप रह गया था। अनीका को लगा कि इस लंबी खामोशी के बावजूद उसकी वहाँ खामोशी की वजह उसकी वहाँ मौजूदगी है। इस ख्याल से वो उठी और वजदान के पास आकर बच्चे को उससे लेकर वहाँ से चली गई। आज की बात नहीं है वजदान, मुजम्मल की शादी के कुछ ही महीनों बाद अनीका के अखलाक को देखकर मैंने सोचा था, वक्त आने पर शैला को बहू बना कर लाऊंगी। मगर मैं आपकी सोच में कभी शामिल नहीं रहा, और मैं तो हैरान हूँ। आपने न सिर्फ सोच लिया, बल्कि भाभी से भी बात कर ली, और मुझे आज पता चल रहा है। वजदान को वाकई हैरत हुई थी। हमें भी तो आज पता चल रहा है, वो खफकी से बोली। फिर ख्याल आने पर बोली, और तुम्हें कहाँ मिल गई वो? क्या नाम है? खैर जो भी हो।
उन्होंने मलिहा का नाम याद करना चाहा, फिर किसी के याद दिलाने से पहले ही इरादा बदल दिया। उनका नाम मलिहा फारूकी है। वजदान को उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मलिहा का नाम बताकर कहा, और मैं उसे लाइब्रेरी में मिला था। और ये सब कब से चल रहा है? मुस्तफ़ा अजीम ने बेटे को देखकर पूछा। 3 महीने होने वाले हैं। आयशा बेगम को एकदम से ध्यान आया। अच्छा, तो इतने महीने से तुम जो सारे काम धंधे छोड़कर न जाने कहाँ फिरते रहते हो, तो उसकी वजह ये लड़की है? जी। उसका लहजा अभी मुतवाजिन था। बहरहाल तुम्हारी शादी शहला से ही होगी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा। मगर मैं मलिया से शादी का फैसला कर चुका हूँ। आयशा बेगम ने सुना तो भड़क गई। हाँ, अब यही सुना बाकी रह गया था। ठीक है, खुद ही सारे फैसले करो। हमें तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक ही क्या है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। वो उनकी नाराज़ी पर परेशान सा हो गया। फिर उनके बराबर बैठकर अपना बाजू उनके गिर्द लपेटते हुए समझाने के से अंदाज में बोला। आप उनसे मिलेंगी तो वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं शैला से कई बार मिल चुकी हूँ और वो मुझे पसंद है। अब आप जिद कर रही हैं। मजदान ने थक कर कहा। तो तुम क्या कर रहे हो? वो बोली। मोहब्बत। उसने एक लफ्ज़ कहकर बात पूरी कर दी और उठकर चला गया। सुना आपने मुस्तफ़ा अज़ीम, आपका बेटा क्या क्या कर गया है? अपने शोहर को चुप देखकर वो बोली। वो कुछ सोच रहे थे। उनकी तरफ चौंक कर देखा और तवक्कुफ के बाद कहा। मुझे लगता है आयशा, तुम्हें बेटी की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे कैसे मान लूं? वो बिदकी। क्या हर्ज है? वो उनके बिदकने पर बोले। इस घर में शहला बहू बनकर आई है मलिहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वजदान को फर्क पड़ेगा। आखिर जिंदगी तो उसे गुजारनी है। और अनीका, क्या उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी छोटी बहन देवरानी बनकर उस घर में आने वाली थी, अब कोई और आएगी तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? मेरे कहने पर वो अपने माँ बाप से भी बात कर चुकी है। अब तक चुप मुजम्मिल उनकी बात पर परेशान होकर बोला। मैं, आपको बात इस हद तक बढ़ाने की क्या जरूरत थी? चले, अनिका तो मेरी बीवी है, लेकिन उसकी फैमिली के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने कह दिया, शहला ही इस घर में आएगी। तुमने तो कह दिया, लेकिन जो अभी विजदान कह कर गया है उसका क्या? बहू क्या सोचेगी? उसकी परवाह है, बेटे का ख्याल नहीं। वो वाज़ेह मलामत कर रहे थे। आयशा इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ी। ख्याल क्यों नहीं है? माँ हूँ उसकी। बहुत सोच समझ कर शहला का इंतखाब किया था कि विजदान के मिजाज में संजीदगी है, और शहला भी कम गो और धीमे मिजाज की लड़की है। फिर पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। आप खुद जानते हैं। बताएं ज़रा, है कोई कमी उसमें? कमी बेशक कोई नहीं, पर उसका क्या हल कि वजदान को मलिया पसंद है। बस मुस्तफ़ा साहब, आप मुझसे इस बारे में कोई बात ना करें। समझाना है तो बेटे को समझाएं कि माँ की बात मान ले। दुश्मन नहीं हूँ उसकी। वह नाराज़ी से कहकर उठी और चली गईं। उनके जाने के बाद मुस्तफ़ा अजीम मुजम्मिल को मुखातिब करके बोले। ऐसा लगता है मुजम्मिल, वजदान वाकई उस लड़की में इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल से तो है, वरना उसके बारे में बात क्यों करता? और मुझसे ज़्यादा तो वो आपसे करीब है। आप बताएं, वो उस लड़की में किस हद तक इन्वॉल्व होगा? वरदान जैसे शख्स के लिए हद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेकार है। अपनी राय देकर मुजम्मिल मुस्तफ़ा ने उनकी राय मांगी तो वो उलझे से अंदाज में बोले थे। फिर अम्मी को कैसे मनाएंगे? मुजम्मिल ने फिक्रमंदी से कहा तो मुस्तफ़ा साहब कहने लगे। मान जाएगी। वैसे उसका रद्दमल फितरी है, और धचका तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया। वजदान मलिहा से डीपली इन्वॉल्व है तो खुद को समझा लिया कि ज़िंदगी तो उसकी है। अगर मलिहा के साथ गुजारना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। फिर मुजम्मिल की तरफ देखकर बोले। मेरी बीवी को छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कैसे हैंडल करोगे? मुझे नहीं लगता अनिका इस बारे में मुझसे कोई बहस करेगी। उसने खुद सुना है कि वजदान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। बल्कि मेरा ख्याल है अब वो खुद भी वजदान की शादी शैला से नहीं होने देगी। मुस्तफ़ा अजीम उसकी बात पर सर हिलाने लगे। फिर मुजम्मिल अपने कमरे में उठकर चला गया और मुस्तफ़ा अजीम वजदान के कमरे में आ गए। तकिया ऊंचा करके बेड पर नींद दराज यक टक सामने दीवार को देखता हुआ वो इतनी गहरी सोच में था कि उनके आने को महसूस भी नहीं किया। मुस्तफ़ा अजीम उसे देखकर मुस्कुराए और छेड़ने के अंदाज में कहा। गम मनाया जा रहा है? मजदान ने जरा सा चौंक कर उन्हें देखा और सीधा हो बैठा। वो बेड पर बैठकर गहरी नजरों से मजदान का चेहरा देखने लगे। बहुत प्यार करते हो? मजदान सर को झुकाकर यूं ही मुस्कुराने लगा तो उसके कंधों पर बाजू फैलाकर बेतकल्लुफी से बोले। कम ऑन सन, हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उसकी तायीद मांगी तो इस बात में सर हिलाकर वो धीरे से बोले। बहुत से भी ज्यादा। उसे फिर चुप होता देखकर वो कहने लगे। मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मजदान समझ रहा था कि वो इस तरह की बातें करके उसका मूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टालने वाले अंदाज में कहा। क्या बताऊं? वो सोचते हुए बोले। जो भी तुम जानते हो। अच्छा चलो ये बताओ, देखने में कैसी है?
वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी हैं। बस? मुस्तफ़ा अज़ीम ने हैरत से उसे देखा। यही सवाल अगर मैं तुम्हारी उम्र की किसी दूसरे लड़के से करता तो वो कहता, सितारा सी आंखें हैं, पंखुड़ियों जैसे होंठ हैं, कटाओं जैसी जुल्फें हैं, ऐसा हुस्न मैंने और कहीं नहीं देखा होगा, वगैरह वगैरह। और तुम बस अच्छी हैं। मजदान उनके स्टाइल पर हंसने लगा। वो चुप हुए तो उनको देखकर कहने लगा, सितारा सी आंखें, उसने कहा और मलिहा की आंखों को याद करने लगा। पता नहीं कि आंखें सितारा सी हैं या नहीं, पर जिस तरफ उठ जाती हैं वहां रोशनी हो जाती है। होंठों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सच में बहुत प्यारी है। और जुल्फें शायद घटाओं जैसी ही हों, कभी नोट नहीं किया। हाँ, मगर जब उसके बाल हवा से लहराते हैं तो लगता है घटा बरस रही है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न आस पास की हर चीज को हसीन बना दे। फिर वह अचानक ही बोलते हुए चुप हो गया। मुस्तफा अजीम की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी बहुत नाराज है ना? ये माएँ ऐसी ही होती हैं, पहले नाराज़ हो जाती हैं फिर मान भी जाती हैं। तुम्हारी माँ भी मान जाएगी, फ़िक्र मत करो। उसके बाल बिखेरते हुए उन्होंने ऐसे कहा जैसे वजदान छोटा बच्चा हो, फिर गले लगाकर उसकी पीठ थपकी। आराम से सो जाओ, मैं आयशा को समझा लूँगा, तुम टेंशन मत लेना। खुद से अलग करके उन्होंने वजदान का माथा चूमा, फिर जब तक वो कंबल लेकर लेट नहीं गया, वो वहीं पे खड़े रहे। उसके बाद लाइट ऑफ करके चले गए, मगर वजदान की कोशिश के बावजूद आंखें बंद नहीं कर सका। हालांकि मुस्तफ़ा अजीम से बात करके वो हल्का सा हो गया था और उसे यकीन था कि वो हर कीमत पर आयशा मुस्तफ़ा को राज़ी कर लेंगे। उन्हें वजदान से ऐसी ही मोहब्बत थी, मगर कोई चीज़ फिर भी उसे बेचैन कर रही थी। शायद वो नमकीन पानी था जो मलिहा की आंखों से बहकर गालों से फिसलता गोद में रखे उसके हाथों पे पर बेआवाज गिर रहा था। मजदान उठ बैठा और अंधेरे में अपने साथ हाथ फैलाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की पुश्त को छुआ। उसे लग रहा था कि किसी ने गर्म स्याल उसके हाथ पर इंडेल दिया हो, मगर बाबा का तो जिस्म ही ईंधन बन गया था। वो भला कब मरीहा को इस गुस्ताखी की इजाज़त दे सकते थे? उसके सामने फिर भी जब्त करते रहते, मगर अब गैज़ो गज़ब उनके हर अंदाज से झलक रहा था। तेज तेज रॉकिंग चेयर को आगे पीछे झुलाते वो मुस्तकिल अपने उबाल को कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस कोशिश का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। फिर वो उठकर बेड तक आए और अपने सबसे करीबी दोस्त मलिक नासिर को फ़ोन करने लगे। हेलो की आवाज़ सुनते ही बाबा जान ने कहा, मलिक, मैं आ रहा हूँ। और उनकी बात सुनने से पहले फ़ोन रख दिया। मलिहा के बारे में आज तक जो भी जाना, जो भी समझा, जो भी सोचा, सब गलत। एक ही पल में मेरी बेटी मेरे लिए अजनबी होगी। मैं समझता था मलीहा मेरी मिजाज आशना है, वो कभी मेरी रज़ा को फरामोश नहीं करेगी। वो मेरी राह पर चलना तो क्या, उसके पैर मेरे नक्शे कदम से हटकर कहीं नहीं बढ़ सकते। मुझसे इख्तिलाफ वो कभी कर ही नहीं सकती, और उसने हमेशा ऐसा ही किया। उसने खुद को मेरे हाथ में दे रखा था। मैं जो चाहता उसके लिए फैसले करता, और मलीहा भी उन फैसलों को मानती बिला चू चरा किए। मेरे हर लफ्ज़ को उसने हुक्म का दर्जा दिया। नहीं का लफ्ज़ मैंने उसकी ज़ुबान से कभी सुना ही नहीं। बच्चे ज़िद करते हैं, मगर उसने तो कभी फरमाइश भी नहीं की। मैंने जो भी दिया उसने कबूल कर लिया। कभी पसंद नापसंद का राग नहीं अलापा। और मुझे यकीन हो गया, मेरी बेटी मेरी पसंद के सांचे में ढली है। मलक नासिर के सामने उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठे अपनी ये भड़ास निकालते हुए वो ज़रा देर को थमे, फिर दुख से बोले, मगर आज पता चला, मेरा यकीन झूठा था। मेरी इजाज़त के बगैर उसने अपने लिए एक ऐसी राह को पसंद कर लिया है जो मुझे पसंद नहीं। आज उसने इख्तिलाफ़ की जुर्रत की है, और एक फ़ैसला भी जिसे वो चाहती है मैं मान लूँ, उसके आगे झुक जाऊँ। वो आतिशी लहजे में फट पड़े, फिर अचानक ही उनका लहजा सुस्त हो गया। मुझे लगता था मलिया से ज़्यादा सादतमंद और फर्माबरदार बेटी दुनिया में दूसरी नहीं होगी, और मुझ जैसा खुशकिस्मत बाप भी और नहीं होगा। मगर मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत बाप और कौन होगा, जो 20 साल बाद जाने के 20 साल तक जो वो अपनी बेटी को समझता आया था वो नहीं है। क्या तुम इस बाप की तकलीफ को समझ सकते हो, जो अपनी ही बेटी को पराया समझ आया हो? मेरी बेटी सादतमंद नहीं है, और कौन जाने फर्माबरदार भी होगी या नहीं। वो चुप हुए तो मलिक नाज़िर समझाने के अंदाज में बोले, मैं अब भी यही कहूँगा अज़र, कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मलीहा जैसी बेटी मिली, जिसे देखकर हमेशा मेरे दिल में ये हसरत जागती है कि काश वो मेरे मेरे घर में पैदा हुई होती। वो गलत नहीं हो सकती, मगर गलती कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि उसे गलती हुई है तो समझा कर सही रास्ते पर ले आओ। लेकिन एक चीज़ मुझे भी खटक रही है। उन्होंने बाबा जान को देखा और कहा, नूरुल हुदा को मोहब्बत करने की इजाज़त देते हो तो मलीहा को इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मलीहा के लिए नूरुल हुदा का इंतखाब कर चुका हूँ। उसे मोहब्बत करने की इजाज़त है,
मगर सिर्फ नूरुल हुदा से मोहब्बत करने की, और किसी से नहीं। नूरुल हुदा की क्या बात करते हो? उसने उससे मोहब्बत की जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया। उसकी मोहब्बत मेरे फैसले पर तस्दीक की मोहर है, और अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी उसकी मोहब्बत की परवाह ना करता। माँ बाप की ताबेदारी औलाद पर फ़र्ज़ है, और सच तो ये है कि औलाद होने होने फ़र्ज़ सिर्फ नूरुल हुदा के औलाद होने का फ़र्ज़ सिर्फ नूरुल हुदा ने निभाया है। उनका अंदाज़ मलिहा से लाताल्लुकी वाला था। मलिक नासिर ने तासुब भरी नज़रों से उन्हें उन्हें देखा। बेटी से इस कदर भी बदगुमान ना हो जाओ मजहर कि जुल्म हो जाए। यही सोच कर मलिहा ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। एक बार विजदान से मिल तो लो, फिर जो चाहे फैसला कर लेना। फैसला तो बहुत पहले हो चुका है मलिक, वो मुस्तहकम आवाज में बोले। मलिहा की शादी नूरुल हुदा से ही होगी। मैंने अब तक सोचा भी नहीं था कि कब, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है कि इसी जुमे को मलीहा और नूरुल हुदा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। और वो लड़का, दुआ करना मलिक, वो लड़का कभी मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। असल कसूरवार तो वही है जो मेरी मासूम बच्ची की सादगी का फ़ायदा उठा रहा है, उसे वरगला कर अपनी मोहब्बत में लाना चाहता है। वरना मलीहा ने कभी नौकरों तक से एक के बाद दूसरी बात नहीं की, और आज वो मुझसे बहस कर रही थी। मलीहा ना समझ है, लोगों को परख नहीं सकती, और वो मलीहा की इस कमज़ोरी को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खूब जानता हूँ इन चलते लड़कों को और उनकी सो कॉल्ड मोहब्बतों को। लड़कियां उनके लिए खिलौना होती हैं, लेकिन अजहर फारूकी की बेटी खिलौना नहीं है। जिन हाथों ने उसे खिलाने पिलाने की जुर्रत की, वो जिस्म से अलग हो जाएंगे। मलक नासिर ने सांस भरकर बाबा जान के तने हुए चेहरे को देखा। जब सब कुछ तय कर चुकी हो, तो ये गुस्सा किस लिए है? उनकी बात सुनकर बाबा जान के चेहरे के हालात ढीले पड़ गए। सर को जरा से झुकाकर कनपटी में चलते हुए उन्होंने सुस्त लहजे में कहा, मुझे मलीहा पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना अपने आप पर। जिस बेटी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज कितनी सफाकी से उसे कह दिया कि मर जाओगी तो दफना दूंगा। इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। मलीहा भी हैरान रह गई होगी। भला कब उसने मेरे सख्त लहजे को सुना है? कभी उसने नौबत भी तो नहीं आने दी है। पता है, वो रो रही थी। वो लब भींच कर चुप हुए, फिर कहने लगे, बस एक बार मैंने मलीहा को रोते देखा था, जिस दिन फरियाल का इंतकाल हुआ था। वो माँ के इलाज से लिपट कर ऊंची आवाज में रो रही थी। मेरा दिल बहुत चाहा कि उसके पास जाऊं, आंसू पूंछ कर उसे गले से लगाकर कहूँ, माँ मरी है मगर बाप तो जिंदा है। इस तरह रोकर बाप को तकलीफ ना दो। मगर कैसे उसे रोने से मना करता? उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे में बंद हो गया, ताकि उसकी रोती आंखें नजर ना आए। उसकी बैन करती आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे, और उस वक्त कमरे में रहा जब तक वो रोते रोते थककर सो नहीं गई। वो रुके, फिर दुख से बोले, और आज मैंने खुद उसे रुलाया है। आज भी मेरा दिल चाह रहा है कि उसके पास जाऊं, उसे चुप कराऊं, मगर आज भी मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसके आंसू देख सकूं। मलिक नासिर को उनके अल्फाज और उनके बिखरे बिखरे अंदाज पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि फरियाल के बाद मलिक नासिर वो दूसरे शख्स थे जो इस रात से वाकिफ थे कि बाहर से सख्त नजर आने वाले अजहर फारूकी अंदर से बहुत नरम थे, और उन्हें भी अपनी नरमी का एहसास नहीं था। कसर फारूकी पहुंच कर भी बाबा जान एक पल के लिए चैन से नहीं बैठ सके, मगर उसके बावजूद वो अपने फैसले पर कायम थे। बाकी रात उन्हें अपने फैसले को मजबूत करने में लगी। फजर की नमाज पढ़कर वो कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे मलिहा के कमरे को जाती सीढ़ियां चढ़ने लगे। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने नमाज पढ़ती मलिहा की पुश्त को देखा। वो वहीं रुककर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगे। मलिहा ने सलाम फेरा और वो कहने लगे, आज से 3 दिन बाद यानी जुमा के रोज़ तुम्हारा नूरुल हुदा के साथ निकाह है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो आज और कल में मुकम्मल कर लेना। बड़ा फंक्शन नहीं है, बस तुम्हारे ननिहाल वाले और मेरे कुछ दोस्त होंगे। शायद कुछ मेहमान नूरुल हुदा के भी हों। तुम जिनको बुलाना चाहो उनके नामों की फहरिस्त बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। अपनी बात कहकर उन्होंने मलिया का चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो आधा चेहरा ही देख पाए। मगर वो आधा चेहरा पूरी रात की कहानी सुना रहा था। बाबा जान के अंदर कश्मकश छिड़ गई थी, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें एहसास था कि वह कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब नूरुल हुदा से बात करके स्टडी में आए तो खुद अपनी फरार की राहें रोकने के लिए अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके मरीहा और नूरुल हुदा की शादी की इत्तला देकर शाम में मंगनी के लिए दावत दे डाली। इफ्तिखार हसन इस इत्तला पर हैरत से मुबारकबाद देते हुए बोले, वालेकुम भाई साहब। वैसे ये खबर गैर मुतवक्के तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अचानक है। आपको भी मुबारक हो, और शाम में सब घर वालों को लेकर आ जाइएगा। मंगनी की छोटी सी तकरीब है। बाबा जान ने दानिस्ता उनकी अगली बात अनसुनी कर दी थी। ज़रूर, इफ्तिखार हसन ने कहा। अभी कुछ देर पहले मलिया का फ़ोन आया था, लेकिन उसने ना शादी के बारे में बताया ना मंगनी के बारे में। बाबा जान चौंके। मलिया का फ़ोन आया था?
हाँ, सुमेरा से बात हुई थी। उसे सुमेरा को फ़ौरन बुलवाया था, मगर शादी के बारे में यकीनन नहीं बताया, वरना सुमेरा ज़रूर ज़िक्र करती। अभी तक आपकी तरफ पहुँची नहीं? आखिर में उन्होंने पूछा। रास्ते में होगी। अच्छा इफ्तिखार, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाकी सबको भी इत्तला देनी है। जी भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन रखकर बाबा जान सोचने लगे कि मलीहा ने सुमेरा को क्यों बुलवाया होगा। फिर जब सुमेरा उनके पास आई और उनसे मलीहा को साथ शॉपिंग पर ले जाने की इजाज़त मांगी, तो वो फ़ौरन ही समझ गए कि मलीहा ने सुमेरा को क्यों बुलवाया था। उन्होंने सुमेरा को इजाज़त दे दी और सुमेरा को जाते ही उन्होंने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मलिक नासिर ने फ़ोन उठाकर कहा। मलिक, तुम अभी आ सकते हो? उनकी आवाज़ सुनकर बाबा जान ने कहा। हाँ, लेकिन क्या बात है? फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम आ जाओ, फिर बात होगी। इतना कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। बहादुर उनकी चाय लेकर आया तो वह हनूस सोच में डूबे थे। वो कप रखकर पलटने लगा तो बाबा जान ने उसे रोककर कहा। बहादुर, ड्राइवर आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। जी कर्नल साहब। वो सारे लाकर चला गया। मलिक नासिर चंद मिनटों बाद कस्बे फारूकी में थे। उन्होंने लाउंज में से गुजरते बहादुर से अजहर फारूकी को पूछा और स्टडी में आ गए। बाबा जान के मुकाबिल मेज़ के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने पूछा। आप बताओ, क्या बात है? मलिहा वजदान से मिलने गई है। वो पुरसुकून लहजे में बोले थे। मलिक नासिर कुछ देर खामोश रहे, फिर पूछा। तुम्हें बता कर गई है? नहीं, बस मेरा अंदाज़ा है। गलत भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मगर उसका कोई चांस नहीं। अभी वो बोल ही रहे थे कि ड्राइवर आ गया। मलिहा को लेकर आए हो? नहीं कर्नल साहब, बीबी लाइब्रेरी के पास उतर गई थी और कहा था कि सुमेरा बीबी को उनके घर छोड़कर वापस आ जाऊं। बाबा जान हूँ कहकर खामोश हो गए। मलिक नासिर ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ। वो चला गया तो बाबा जान ने हल्की आवाज़ में कहा, मेरी बेटी नाफरमान भी हो गई है, लेकिन मैं उसे खुद से बगावत नहीं करने दूंगा। तो क्या करोगे? मलिक नासिर सरसराते लहजे में बोले। वजदान को कबूल कर लूंगा। मलिक नासिर के लिए ये जुमला इस कदर गैर मुतवक्के था कि वो हैरत से बोल भी नहीं सके और बाबा जान रुके बगैर बोल रहे थे। मलिहा मेरी जान है, और कोई कितनी देर अपनी जान पर अजाब बर्दाश्त कर सकता है? उसे तकलीफ पहुंचाकर एक रात काटना मुश्किल हो गया था। सारी उम्र उस एहसास के साथ कैसे गुजार पाऊंगा कि वो मेरी वजह से दुख में है। कल वो बार बार मुझसे कह रही थी कि वजदान से मिल लूं। अगर आज वो वजदान से मिली तो उसे मेरे पास ज़रूर लाएगी। और वो लड़का अगर मलिहा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका हाथ मांगने मेरे पास आ जाए, तो मैं बखुशी मलिहा का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। और नूरुल हुदा, मलिक नासिर ने मबम सा सवाल किया। वो पहले ही कह चुका है कि मलिहा की मर्जी के बगैर उसे शादी नहीं करेगा। और अगर उसे पता चल जाए कि मलिहा वजदान से शादी करना चाहती है, तो सबसे पहले वो ही उन दोनों की वकालत करेगा। उसे वाकई मलिहा का बहुत ख्याल है। बल्कि वो बदमाश तो मलिहा की खातिर मुझसे झूठ बोलने से भी नहीं चूकता। कुछ याद करके वो मुस्कुराने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भारी बोझ उनके सर से सरक गया हो। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।